हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम लेसन नंबर 20 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज द मसल। कि मसल्स कितने टाइप्स की होती हैं, कहाँ कहाँ पे वो लोकेटेड होती हैं और हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो किस टाइप से मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो सेल के अंदर हमने पढ़ा है कि सेल में सीलिया एंड फ्लैजिला नाम के दो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। इफ यू रिमेम्बर कि जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखती है, दीज आर नोन एज द सीलिया। और अगर मान लो सिंगल या टू आपको थोड़े से बड़े साइज के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो वो फ्लैजिला है। तो चाहे सीलिया हो या फ्लैजिला हो, दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो अब पहले हम बात करते हैं फ्लैजिला की। तो फ्लैजिलर मूवमेंट हम जनरली स्पर्मेटोजोआ में देख सकते हैं कि जब ये स्पर्म्स फीमेल की ट्रैक के अंदर स्विमिंग करते हैं उस टाइप इनके फ्लैजिला की मूवमेंट हो पाती है, क्योंकि जो स्पर्म्स है अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसी तरीके से जो स्पॉन्जीज होती हैं, यानी कि जो पॉलीफेरा फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी वाटर करंट के थ्रू ही कोई भी चीज अंदर आती है, तो वहां पर भी फ्लैजिलर मूवमेंट इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा यूग्लिना जैसे जो प्रोटोजोन्स हैं उनमें लोकोमोशन भी फ्लैजिला के थ्रू ही होती है। अब मसल्स क्या है? मसल्स एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो मीजोडर्म से बना हुआ है। और आप ये कह सकते हो कि किसी भी एडल्ट की बॉडी का लगभग 40 से 50% जो वजन है वो उसकी मसल्स की वजह से ही है। मसल्स में बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इज एक्साइटेबिलिटी, सेकंड इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, देन थर्ड इज एक्सटेंसिबिलिटी एंड फोर्थ इज इलास्टिसिटी। अब इन सब का मीनिंग क्या है? एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है जब कोई चीज एकदम से रिस्पॉन्स देती है, मतलब बिना सोचे समझे, बिना टाइम लगाए अगर किसी चीज में इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है तो दैट इज एक्साइटेबिलिटी। तो मसल्स में भी ऐसे ही होता है कि जैसे ही उनके पास ये कमांड जाती है कि आपने ये मूवमेंट करनी है, ये काम करना है, तो वो बिना टाइम लगाए इमीडिएटली वो काम कर देती हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो मसल्स में टेंडेंसी होती है कि वो सिकुड़ सकती हैं। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है फैलना। मसल्स में ये भी पावर होती है कि वो फैल सकते हैं। एंड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मीन्स लाइक ए इलास्टिक, वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं और जैसे ही आप उनको छोड़ोगे वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकते हैं। तो मसल्स को हम बहुत सारे तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं कि उनकी लोकेशन क्या है, वो दिखने में कैसी है, या वो कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। बट यहाँ पर हम करेंगे लोकेशन के अकॉर्डिंगली, यानी कि वो किस जगह पे पाई जाती हैं। तो लोकेशन के अकॉर्डिंगली 3 टाइप की मसल्स हो सकती हैं, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। अगर आप लोगों के पास 10th क्लास में साइंस हिंदी मीडियम में थी तो मैं आपको इनके हिंदी नेम भी बता दूंगी, बिकॉज ये टॉपिक आप लोग 9th में भी पढ़ के आए हो जब आपने उत्तक वाला पाठ किया है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अपना पुराना जो है याद आ जाए और उससे आपको रिकलेक्ट करना इजी हो जाए। तो सबसे पहले आती है स्केलेटल मसल्स, जिसको आप हिंदी में कंकाली पेशी भी कह सकते हो या आप उसको रेखित पेशी भी कह सकते हो। स्केलेटल मसल्स हमने इनको इसलिए नाम दिया क्योंकि हमारी बॉडी के जो स्केलेटल कंपोनेंट्स हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो ज्वाइंट्स हैं, जो बोन्स हैं, ये उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। इनके ऊपर स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है, मतलब अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसके ऊपर पतली पतली स्ट्रिप्स यानी कि लाइंस दिखेंगी, धारियां दिखेंगी। इस वजह से हम इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स या हिंदी में रेखित पेशी भी बोलते हैं। देन थर्ड चीज क्या है, हम इन्हें वॉल्यूंट्री मसल्स बोलते हैं। वॉल्यूंट्री मसल्स मतलब जिनको आप हिंदी में ऐच्छिक पेशी कहते थे, यानी कि ऐसी मसल्स जो हमारी इच्छा, हमारे अकॉर्डिंगली काम करती हैं। जब हम चाहते हैं कि मूवमेंट हो तो वो मूव करेंगी और जब हम नहीं चाहते तो वो मूव नहीं करती। इट मीन्स वे वॉल्यूंट्री हैं। और ये जनरली या तो लोकोमोशन में हेल्प करेंगी, मीन्स हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, जैसे आपके हैंड है, फुट है, हैंड है, फुट है, मतलब आप अपने लिम्स को मूव करना चाहते हो, आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना चाहते हो, या तो ये उसमें हेल्प करती है, या अगर हमें अपनी बॉडी का पोस्चर, मतलब हम पोज बदलना चाहते हैं तो उसमें भी ये मसल्स आपकी हेल्प करती हैं। इसके बाद सेकंड मसल्स आती हैं विसरल मसल्स। विसरल मसल्स हमने इनको नाम इसलिए दिया है क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी होलो विसरल ऑर्गन्स हैं, मतलब वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो आपको दिखते नहीं है बट इम्पॉर्टेंट हैं,
जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, उसमें ये मसल्स पाई जाती हैं। इनमें कोई स्ट्रिएशन नहीं होता, मतलब इनके ऊपर कोई धारियां नहीं होती, इसलिए ये दिखने में बिल्कुल स्मूथ हैं। दैट्स वाई हिंदी में हम इनको चिकनी पेशी भी कहते थे। एंड इनको आप नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर कोई धारियां नहीं है। अगर आपको याद हो 9th में आपने किया होगा, इनकी जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन होती है, मीन्स ये किनारों से थोड़ी सी पतली होगी और बीच में से ब्रॉड होगी, और इनकी एक्टिविटीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इनको इनवॉल्यूंटरी मसल्स बोलते हैं। मतलब ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंगली काम नहीं करती। और ये अगर ये हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो इनका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से, और अगर ये हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है तो इनका काम है गेमीट्स को ट्रांसपोर्ट करना। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी ऑफ मसल्स आती है वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक वर्ड हम बेसिकली यूज करते हैं हार्ट के लिए। तो वो मसल्स जो हमारे दिल में पाई जाती हैं, जो हमारे दिल से कनेक्टेड है, उन्हें हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। बहुत सारी कार्डियक मसल्स जो है, जब मसल सेल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, एक ब्रांच बना लेते हैं, मतलब एक शाखा बना लेते हैं, तो वो कार्डियक मसल कहलाती है। तो अपनी अपीयरेंस के हिसाब से कार्डियक मसल्स भी स्ट्रेटेड है, मतलब कार्डियक मसल्स पे भी आपको इस तरीके से धारियां दिख सकती हैं, और ये सारी मसल्स आपस में कनेक्टेड होती है, तो आप इनको ब्रांच्ड मसल्स भी बोल सकते हो। और क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो हमारे हिसाब से काम नहीं करता, तो दीज आर ऑल्सो इनवॉल्यूंटरी मसल्स। तो ये तो बच्चों हमने वो चीज पढ़ी जो आप ऑलरेडी अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो। आप ये कह सकते हो एक तरह से हमने उसी चीज को रिवाइज किया है, और इन मसल्स के बारे में कुछ पार्ट हमने टिश्यू वाले लेसन में भी, जो आपका लेसन नंबर 7 था, उसमें भी किया था। आज हम बात करेंगे कि मसल्स जो है किस तरीके से मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो उसको समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो स्केलेटल मसल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इंटरनली वो कैसी दिखती है। तो कोई भी स्केलेटल मसल जो हमारी बॉडी में पाई जाती है वो बहुत सारे मसल बंडल्स या फेसिकल्स से मिलकर बनी होती है। स्केलेटल मसल है, स्केलेटल बनी होती है बहुत सारे मसल बंडल्स या फेसिकल्स के। ये सारे मसल बंडल्स आपस में फैशिया नाम के एक टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये जो यहाँ पे आपको गोल गोल सर्कल्स दिखा रखे हैं, ये जो सर्कल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं फेसिकल्स। तो एक मसल सेल में ऐसे बहुत सारे फेसिकल्स हो सकते हैं, और ये सारे फेसिकल्स आपस में कनेक्टेड हैं। इनमें फैशिया नाम का एक टिश्यू होगा जो इनको आपस में जोड़ता है, और वो कोलाजन का बना होता है। अब हर एक मसल बंडल का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसमें इस तरह के मसल फाइबर्स है। मतलब अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे गोल दारे दिखेंगे, लेकिन अगर आप इनका लॉन्गिट्यूडनल मतलब तिरछा करके अगर आप इनको देखो तो ये इस जो अंदर मसल फाइबर्स है वो इस तरह से सिलेंडर की शेप में होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि एक मसल बंडल के अंदर ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा 10-12 के करीब ये प्रेजेंट है। हर एक मसल फाइबर के बाहर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो उसको कवर करती है उसे हम बोलते हैं सार्कोलीमा। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि सार्को वर्ड हम बेसिकली मसल्स के लिए यूज करते हैं। तो जितने भी यहाँ पे मसल फाइबर्स हैं सबके बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसे हम सार्कोलीमा बोलेंगे, और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होगा उससे हम सार्कोप्लाज्म भरेंगे। मसल फाइबर एक सिंसीशियम है। सिंसीशियम मतलब कि एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। मसल फाइबर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और वो अपने अंदर कैल्शियम आयंस को जमा करके रखता है। मसल फाइबर की एक खास पहचान ये भी है कि उसके अंदर इस तरीके से पतले पतले फिलामेंट्स मतलब स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, जिन्हें हम मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स भी बोल सकते हैं। और ये जो मायोफाइब्रिल हैं इसमें डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं जो ऑल्टरनेट होंगे। मतलब पहले एक डार्क बैंड आएगा, फिर एक हल्का बैंड आएगा, फिर एक डार्क बैंड आएगा। जैसे कि इस पिक्चर में तो आपको बेसिकली सिर्फ यही बताया है कि अगर आप एक मसल फाइबर को कट करके देखो तो उसमें आपको इस तरह से मसल बंडल्स दिखेंगे जो आपस में जुड़े हुए हैं, और फिर अगर आप एक मसल बंडल को खोल के देखो तो आपको उसके अंदर मसल के सेल्स दिखेंगे और वो आपको इस तरीके से दिखते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो आपको डायग्राम दिया हुआ है उसमें उसने ये बताया है कि जो आपके मसल सेल्स हैं ये एक एलोंगेटेड शेप में होते हैं और आप इसको मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स भी बोल सकते हो। मतलब आपके जो मसल सेल है उसके अंदर, एक सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स हो सकते हैं जिन्हें हम मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स बोल सकते हैं। और इन मायोफाइब्रिल्स के अंदर ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होंगे। मतलब एक डार्क बैंड होगा, फिर एक लाइट होगा, फिर एक डार्क होगा। तो मायोफाइब्रिल को अगर हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें धारी वाली अपीयरेंस, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस दिखेगी, बैंड्स बने होंगे। तो ये स्ट्रिएटेड अपीयरेंस किस वजह से है? क्योंकि हमारे मायोफाइब्रिल्स में दो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं, वन इज एक्टिन एंड अदर इज मायोसिन। इन दोनों प्रोटीन्स की वजह से हमें मसल्स में ये धारियां दिखती हैं। अब इसमें से जो लाइट वाले बैंड्स हैं, जो हल्के हैं, उन्हें हम बोल देते हैं एक्टिन, या आप उसको आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड भी बोल सकते हो। और जो डार्क कलर का बैंड है उसे हम ए बैंड या एनिसोट्रोपिक बैंड भी बोल सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो बैंड्स हल्के हैं उनमें तो प्रेजेंट होता है एक्टिन प्रोटीन, और जो डार्क कलर के बैंड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है मायोसिन प्रोटीन। तो ये दोनों ही प्रोटीन्स रोड की तरह होते हैं। रोड मतलब एक लंबी सी आप कह सकते हो डंडे की तरह होते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। और साथ ही साथ जो मायोफाइब्रिल है उसमें भी ये पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। अगर हम इन दोनों का साइज कंपेयर करें तो एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स के कंपैरेटिवली पतले होते हैं, यानी कि वो थिन फिलामेंट्स कहलाते हैं। और जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो मोटे होते हैं, थिक होते हैं, तो इसलिए हम उनको थिक फिलामेंट्स बोलते हैं। अब अगर आप इनके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो हिस्सा है ये आई बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो ये साइडों में रीजन है वो आई बैंड है और ये सेंटर वाला जो रीजन है वो ए बैंड है। तो ये ऑल्टरनेट चलेंगे, पहले आप आई बैंड आएगा, फिर ए बैंड, फिर आई बैंड, फिर ए बैंड, मतलब एक छोड़ के चलेगा। तो अगर आप इसको एनाटॉमी मतलब कि अगर आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक डार्क सा आया, फिर लाइट बैंड आया, फिर उसके बाद फिर डार्क बैंड आया, फिर लाइट बैंड आया, और उसके अलावा हर एक बैंड के बीच में भी आपको एक पार्टीशन जो है वो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो आई बैंड है मतलब वो बैंड जो आपका हल्का था, जो एक्टिन से बना हुआ था, उसके सेंटर में एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं जेड लाइन, जो उसे बाइसेक्ट करती है, मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये आई बैंड है, इस पूरे आई बैंड के सेंटर में आपको एक काली सी लाइन दिख रही होगी, थिक सी, इस लाइन को हम बोलते हैं जेड लाइन, और ये आपके आई बैंड को दो बराबर टुकड़ों में बांट देती है। अगर आप यहाँ पे लेंथ कंपेयर करो तो आपको दिख रहा होगा जो आपका ए बैंड है वो इतना चौड़ा है, लेकिन जो आपका आई बैंड है उसकी चौड़ाई कम है। तो आई बैंड के सेंटर में जो होता है उसे हम जेड लाइन बोलते हैं, वो उसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि दो इक्वल भागों में बांट देती है। तो जितने भी थिन फिलामेंट्स हैं वो इस जेड लाइन के साथ बहुत ही फर्मली, बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे बच्चों जो आपको ये वाले दिखाए हुए हैं ये एक तरह से थिन फिलामेंट्स हैं, और जो बीच में दिखाया हुआ ये एक तरह से आप कह सकते हो थिक फिलामेंट है। तो जो थिन वाले फिलामेंट्स हैं वो आपके जेड लाइन से जुड़े हुए हैं, जो हैवी वाले फिलामेंट है वो आपके जेड बैंड से जुड़े हुए नहीं है। तो यहाँ पे जेड लाइन के साथ जो थिन फिलामेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से टाइटली जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा जो ए बैंड है, ए बैंड के अंदर भी जो थिक फिलामेंट्स हैं वो इस बैंड के मिडल में आपस में एक एम लाइन बना के जुड़े होते हैं। मतलब यहाँ पे एक एम लाइन होगी, वो एम लाइन इनको आपस में कनेक्ट करती है, मतलब इसकी जेड लाइन और इसकी जेड लाइन को आपस में जोड़ देती है। तो ये जो ए और आई बैंड्स हैं ये ऑल्टरनेटली अरेंज है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक छोड़ के अरेंज होगा। मतलब पूरे मायोफाइब्रिल में अगर आप देखो तो एक आई, फिर एक ए, फिर एक आई, फिर एक ए, मतलब इस तरीके से ऑल्टरनेट पोजीशन में ये लोकेटेड होते हैं। तो मायोफाइब्रिल का वो पोर्शन
जो दो जेड लाइन के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं सार्कोमेयर, और वही मेन यूनिट है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। जैसे एक जेड लाइन ये है, एक जेड लाइन ये है, तो इन दोनों के बीच का जो ये हिस्सा है इसे हम बोलते हैं सार्कोमेयर। और जिस टाइम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उसमें यही यूनिट जो है पार्टिसिपेट करता है, मतलब ये सबसे छोटा यूनिट है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होगा, इसलिए आप इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो। अब अगर मान लो आपकी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में है, मतलब कि आप कोई काम नहीं कर रहे, आप आराम से रिलैक्स हो, तो जो थिन फिलामेंट्स हैं उनकी एजेस थिक फिलामेंट्स के साथ पार्शली ओवरलैप करती हैं, और थिक फिलामेंट का जो सेंट्रल पार्ट है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पोजीशन पे आपका जो मसल्स हैं वो रेस्टिंग फेज में है, तो जब वो रेस्टिंग फेज में होंगे तो ये जो थिक और थिन फिलामेंट्स हैं ये एक दूसरे के ओवरलैप, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, लेकिन कुछ हिस्सा थिक फिलामेंट का ऐसा होगा जो अनडिस्टर्ब रहेगा, जिसपे कोई असर नहीं होता। तो वो हिस्सा जो अनडिस्टर्ब रहता है उसे तो हम बोलते हैं एच जोन, और बाकी का हिस्सा जो है थिक फिलामेंट का वो थिन फिलामेंट के साथ ओवरलैप करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर सकते हैं। सो दिस सेंट्रल पार्ट जिसको थिन फिलामेंट्स ओवरलैप नहीं करते इसे हम एच जोन बोलते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हमने मसल्स क्या होते हैं, मसल फाइबर्स क्या हैं, उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं एक्टिन और मायोसिन, इनका स्ट्रक्चर कैसे है बनता है और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैसे हेल्प करते हैं।